जहां बेखौफ चोरों ने यूको बैंक का एटीएम उखाड़ दिया और उखाड़कर एटीएम को साथ ले गए। एटीएम में 10 से 12 लाख रुपए होने की खबर है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो आपको बता दें, जोधपुर से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां यूको बैंक का एटीएम लेकर चोर फरार हो गए और एटीएम को भी अपने साथ मिले गए। एटीएम में लाखों की राशि की खबर सामने आई है। पूरे सीसीटीवी खंगाल कर पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, इस तरह से सरेआम वारदात को अंजाम दिया गया, एटीएम ही उखाड़ कर ले गए चोर। देखिए, ये पूरा मामला जो है बिलाड़ा उपखंड क्षेत्र के भावी ग्राम पंचायत का है, जहां सिरवियों के मोहल्ले क्षेत्र में जो यूको बैंक है उसके पास एटीएम लगा था, जो देर रात चोरों ने जो है एटीएम को ही उखाड़ कर ले गए। लगभग उसमें जो है 10 से 12 लाख रुपए होने की सूचना जो है मिल रही है। घटना के बाद बिलाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जो बैंक के अधिकारी और कर्मचारी है वो भी मौके पर पहुंचे हैं। यह अपने आप में एक बड़ी घटना है कि जो एटीएम है उसकी मशीन को ही उखाड़ कर ले गए और किसी को पता तक नहीं चला। सबसे बड़ी बात कि एटीएम में जो है उस समय गार्ड भी मौजूद नहीं था और जो कहीं ना कहीं जो है बैंक की भी लापरवाही साफ नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, जो इस तरह के हौसले जो चोरों के बुलंद हुए हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान पैदा करती है। जी अच्छा, बैंक के वहां एटीएम में सीसीटीवी कैमरा तो होंगे, क्या कैमरा को कोई नुकसान पहुंचाया है उन्होंने? देखिए, इसको लेकर फिलहाल जो है पुलिस ने कोई ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे की जो खंगाल रही है, किस रूट से वो आए थे इसको चिन्हित करने के प्रयास कर रही है। और जो एटीएम में लगे कैमरे थे उन्होंने कितना क्या रिकॉर्ड किया, ये सब अभी जांच में सामने आना बाकी है। फिलहाल जो है पुलिस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे और एटीएम के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। जी शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जोधपुर से यह बड़ी खबर है, जहां यूको बैंक का एटीएम उखाड़ कर चोर अपने साथ ले गए। इसमें लाखों की राशि होने की खबर सामने आई है। फिलहाल सीसीटीवी खंगाल कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो वहीं अगली खबर कोटा से, जहां एसीबी की कार्रवाई सामने आई। बूंदी में सर्च ऑपरेशन में पुलिस निरीक्षक के घर पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अब्दुल हकीम के लाखेरी आवास पर सर्च अभियान जारी है। अब्दुल हकीम पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज है। कोटा एसीबी ग्रामीण की टीम ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। निरीक्षक अब्दुल हकीम फिलहाल सुकेत थाने में तैनात है और उन पर यह आरोप है कि उनके पास उनकी आय से अधिक संपत्ति है और इसी मामले में छानबीन चल रही है, जांच चल रही है और उनकी संपत्ति का ये पूरा सर्च अभियान अभी जारी है। तो कोटा एसीबी ने ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बूंदी में पुलिस निरीक्षक के घर पर यह सर्च अभियान जारी है। अब्दुल हकीम के आवास पर टीम पहुंच चुकी है और यहां पर पूरे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आरोप है आय से अधिक संपत्ति का। सुकेत थाने में फिलहाल वो तैनात है। तो एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस बार हत्थे चढ़ा है पुलिस निरीक्षक, जिस पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और उसके घर पर अभी पुलिस टीम मौजूद है, जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अब बात दौसा की, जहां NH 148 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे एक ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराया। बताया जा रहा है कि कोथून से दौसा की तरफ आ रहे एक मार्बल से भरा ट्रक सुबह करीब 3 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सीसीटीवी में ट्रक चालक डिवाइडर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रक ओवर स्पीड था और चालक को नींद की झपकी आ गई थी। इधर घटना के बाद पुलिस लालसोट थाना मौके पर पहुंची, क्षतिग्रस्त ट्रक को हाईवे से दूर किया और यातायात सुचारू रूप से फिर से चलने लगा। हादसे में घायल हुए ट्रक चालक को लालसोट अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ओवर स्पीड से आ रहा ट्रक डिवाइडर से जा टकराया और इस तरह से वहां पर सड़क पर जैम की स्थिति भी देखने को मिल गई। बाद में टीम मौके पर पहुंची, ट्रक को सड़क से हटाया गया और यातायात सुचारू रूप से फिर से शुरू हुआ।
अब बात भरतपुर की, जहां पानी की समस्या को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों के मुताबिक कामा के करीब 6 से ज्यादा मोहल्लों में पानी की सप्लाई 2 महीने से ठप है, जिसमें 15 दिन से तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। ऐसे में लोगों को पीने के पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मोहल्ला वासियों में आक्रोश है। जलदाय विभाग कार्यालय वो लोग पहुंचे और ताला लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का कहना है कि अब वो पानी की समस्या का समाधान कराकर ही यहां से हटेंगे, चाहे उन्हें आत्मदाह या जन आंदोलन करना पड़े। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जमकर जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसी बीच बूंदी से बड़ी खबर है, जहां नैनवा थाना क्षेत्र में महिला से ठगी का मामला सामने आया है। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। एक महिला से ठगी की, गहने चमकाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। 1 किलो चांदी लेकर ये बदमाश फरार हो गए। पुलिस फिलहाल बदमाशों की तलाश कर रही है। तो यहाँ पर धोखाधड़ी का केस सामने आया है। ये खबर बूंदी से आ रही है। बूंदी के नैनवा थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां महिला से 3 बदमाशों ने ठगी की, गहने चमकाने के नाम पर 1 किलो चांदी लेकर फरार हो गए हैं ये सारे बदमाश, और पुलिस इनकी तलाश में है। गहने चमकाने के नाम पर अक्सर ठगी की वारदातें सामने आती हैं, और इस बार ये खबर बूंदी के नैनवा क्षेत्र से आई है, जहां एक महिला को धोखा दिया गया। गहने चमकाने के नाम पर 1 किलो चांदी लेकर 3 बदमाश फरार हो गए। अगली खबर सीकर से, जहां आज भी मजदूर नहीं मिला है। कुएं में दबा हुआ है मजदूर, 40 फीट नीचे मजदूर दबा हुआ है और 2 दिन के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं है। मजदूर को एसडीआरएफ की टीम नहीं निकाल पाई है। मिट्टी ढहने से ये मजदूर कुएं में दब गया था। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अभी तक मजदूर का कोई अता पता नहीं चला है। सीकर में एक कुएं में मिट्टी में मजदूर दब गया। 40 फीट गहरा ये कुआं है जहां मजदूर दबा हुआ है, और 2 दिन के बाद भी मजदूर का कोई अता पता नहीं है। एसडीआरएफ की टीम अभी तक उसे बाहर नहीं निकाल पाई। मिट्टी ढहने से यह हादसा हो गया था। तो लगातार 2 दिनों से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन एसडीआरएफ की टीम इसमें कामयाब नहीं हो पाई। मजदूर का कुछ पता नहीं है। 40 फीट गहरे कुएं में मिट्टी ढहने से यह हादसा हो गया। वहीं ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट पैनल की रिपोर्ट आई। किल्लत के दौरान दिल्ली सरकार ने 4 गुना ज्यादा डिमांड की। 289 मीट्रिक टन की जरूरत कहा। 1140 एमटी की डिमांड की, और दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट आई है। दिल्ली सरकार ने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। 289 मीट्रिक टन की जरूरत थी और 1140 एमटी की डिमांड की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई ऑडिट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और इसमें यह साफ पता चला है कि दिल्ली सरकार ने ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी, यानी कि 4 गुना ज्यादा डिमांड की गई थी। जहां 289 एमटी की जरूरत थी, वहां 1140 एमटी ऑक्सीजन की डिमांड की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट कमेटी ने यह बड़ा यहां पर खुलासा किया है। दिल्ली सरकार ने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या है ये पूरा मामला? 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की खबर आई है। निश्चित तौर पर देखिए, ये काफी बड़ा मामला कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट की टीम ने, जिसमें से 25 अप्रैल से लेकर 10 मई की दूसरी कोविड लहर की चरम अवधि के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की आवश्यकता को 4 गुना से अधिक बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को यह सूचित किया है कि दिल्ली को ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति 12 राज्यों में आपूर्ति को ये प्रभावित कर सकती है। यानी कि दिल्ली में हद से ज्यादा अगर यहाँ पे आपूर्ति की जाएगी, तो दूसरे जो अन्य 12 राज्य कम से कम उस प्रभावित हो सकते हैं, जिसके चलते काफी नुकसान वहां पे देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही सूत्रों की अगर माने तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि दिल्ली में बिस्तर की जो क्षमता है, जो बेड की क्षमता है, उसके हिसाब में भी काफी जो क्षमता जो है बाकायदा ज्यादा दिखाएगी। और जिस तरह से
आला से ज्यादा ऑक्सीजन की बात करें 289 मेट्रिक टन की आवश्यकता थी, जबकि दिल्ली सरकार के द्वारा दावा किया गया कि उन्हें ऑक्सीजन की खपत 1140 MT की आवश्यकता है। तो जो अगर पूरा देखा जाए एक अनुमान तो एक 4 गुना से भी ज्यादा। तो यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इतना 4 गुना ज्यादा आखिर आपने डिमांड क्यों किया? क्या आपको लगता है कि आप इतना अगर 4 गुना हद से ज्यादा अगर आप उपलब्ध लेते हैं तो उसका खपत कैसे है? आपने किस आधार पर इतना हद से ज्यादा आपने डिमांड किया? तो ये तमाम मसला जो है कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। तो शंकर, ऑडिट कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब क्या आगे कार्यवाही करेगा? दिल्ली सरकार से इसका जवाब मांगा गया है क्या? निश्चित तौर पर देखिए, दिल्ली सरकार तो जवाब मांगा गया है, लेकिन अब इस मामले पर अब केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है कि केंद्र सरकार अब कितना तमाम जो सुविधाओं को और आगे देगी या कितना इस मसले पर उपलब्ध कराएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर कई एंगल से अलग अलग महत्वपूर्ण जो एंगल्स हैं उस एंगल पे बकायदा अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हालांकि जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है उस ऑडिट रिपोर्ट को देखने के बाद निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये काफी चौंकाने वाला एक रिपोर्ट है। बिल्कुल चौंकाने वाला है, क्योंकि किस आधार पर 4 गुना ऑक्सीजन की डिमांड की गई, दिल्ली सरकार को जवाब देना होगा। और क्योंकि और भी राज्य हैं, क्योंकि दूसरी लहर में त्राहिमाम मचा था, ऑक्सीजन को लेकर जगह जगह त्राहिमाम था। इस बीच अगर दिल्ली सरकार बिना किसी आधार पर 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करती है तो सचमुच दिल्ली सरकार को कटघरे में आना होगा। शंकर, देखिए, एक तरह से देखा जाए कि दिल्ली के आसपास के राज्यों की अगर देखा जाए, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है और तमाम जो इन राज्य हैं, तो कहीं कहीं इन राज्यों के बारे में भी बकायदा जिक्र जो है जरूर किया गया उस ऑडिट रिपोर्ट में। और यहाँ पर जो जिक्र इस बात को लेकर किया गया है कि अगर हद से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर अगर की जाती है तो कहीं न कहीं जो दूसरे 12 राज्य, समझा जा सकता है कि 12 राज्य में कितने लोग, हजारों लाखों लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। और हालांकि अभी तो जिस तरह से सिचुएशन है, जिस तरह से भी थर्ड फेज की बात की जा रही है कि तीसरी अगर लहर आती है तो किस तरह से वहां पर हर राज्य में व्यवस्था की जा रही, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दूसरे जो अन्य राज्य हैं उनको भी इस मामले पर एक सवाल उनके द्वारा भी उठाया जा सकता है कि हद से ज्यादा यानी कि 4 गुना ज्यादा आप दिल्ली सरकार के द्वारा डिमांड किया जा रहा है, जबकि दूसरे राज्यों को क्या मिल पा रहा है। आखिर इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए हर राज्य अपना एक इंटरनल जो ऑडिट अपना स्टेट में भी करवाया जा रहा है और उस मामले में देखा जाएगा कि अगर तीसरी लहर आती है तो किस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में। और ठीक है शंकर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन, उनको कटघरे में आना होगा क्योंकि 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की गई। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब अस्पतालों के गेट पर मरीज दम तोड़ते नजर आए, क्या इतना ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था थी दिल्ली सरकार के पास? जी बिल्कुल आरजू, देखिए साफ तौर से जिस तरह जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी थी, उस कमेटी ने कहीं ना कहीं जो खुलासे किए हैं, उस कमेटी के मुताबिक 279 मैट्रिक टन की आवश्यकता दिल्ली सरकार को थी दूसरी लहर के दौरान। लेकिन दिल्ली सरकार ने फिलहाल 1100 यानी कि 1140 मैट्रिक टन की खपत अपने राज्य में दिखाई, जो फिलहाल आवश्यकता से कहीं ज्यादा थी। और इसीलिए सवाल उठना लाजमी है, जिसको लेकर फिलहाल बीजेपी ने सीधे काउंटर अटैक किया है, क्योंकि जिस तरह दूसरी लहर में तमाम राज्यों को ऑक्सीजन उस समय चाहिए था, उस समय दिल्ली सरकार की तरफ से 4 गुना ऑक्सीजन की डिमांड की गई। और जिस तरह दिल्ली ने आवश्यकता से ज्यादा ऑक्सीजन की खपत मांगी, उसकी वजह से कई ऐसे राज्य हैं जिनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ा, यानी कि उसमें राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, हिमाचल भी है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। ये तमाम जो ऐसे राज्य हैं वो ऑक्सीजन की कमी से बुरी तरह जूझ रहे थे, क्योंकि आवश्यकता से कहीं ज्यादा अधिक ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को चाहिए था। दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं या स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लगातार ऐसी बातें हाईकोर्ट में भी कह रहे थे कि उनके राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है। तो अब ऐसे में ऑडिट रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, उस खुलासे से दिल्ली सरकार कटघरे में आरजू। तो सुशील, आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन प्लान होगा?
जी देखिए, दिल्ली सरकार को अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को ये संतुष्ट करना होगा कि जो ऑडिट रिपोर्ट है उस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अगर आवश्यकता से कहीं अधिक ऑक्सीजन लिया गया है तो वो ऑक्सीजन यूज कहाँ किया गया है। ये सवाल पहले हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार से किया था कि अगर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में है तो ऑक्सीजन जा कहाँ रहा है। और एक बड़ा सवाल अब दिल्ली सरकार के पास भी है कि अगर 1140 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उन्होंने ली है तो उसकी खपत दिखाई कहाँ गई है। कितने ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन की सही मात्रा में उपयोग किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी की गई है। तो इन तमाम पहलुओं पर अब दिल्ली सरकार को। ठीक है, शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिस पर दिल्ली सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी उससे 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट अब आगे एक्शन प्लान तैयार करेगा। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। होने वाले गहलोत कैबिनेट की बैठक की जो सीएमआर में दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाली है। कैबिनेट की बैठक के बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और इन बैठकों में कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया जा सकता है। गहलोत कैबिनेट गृह विभाग की गाइडलाइन को मंजूरी दे सकती है। गृह विभाग की नई गाइडलाइन में अनलॉक 3 के तहत पाबंदियों में ढील दी जा सकती है। आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी और नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारियों को रूटीन समय पर बुलाना तय माना है। सरकार शर्तों के साथ सभी धार्मिक स्थलों, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति प्रदान कर सकती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कम होते केसों के मद्देनजर सरकार राहत प्रदान करने जा रही है। तो आपको बता दें कि ये 2 अहम बैठकें हैं। पहले कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। पिछले 24 घंटे में 147 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब कोरोना से राजस्थान को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अब अनलॉक 3 की गाइडलाइन को धरातल पर उतारा जा सकता है। ऐसे में महत्वपूर्ण बैठक। वहीं नगर निगम ग्रेटर विवाद केस में अपडेट है। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा है। स्वायत्त शासन के निलंबन आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 1 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ग्रेटर नगर निगम में ये विवाद हुआ था जब मेयर सौम्या गुर्जर को निलंबित कर दिया गया था और मेयर ने स्वायत्त शासन विभाग की इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में आवाज उठाई थी। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब इस मामले में सुनवाई 1 जुलाई को होनी है, क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। तो आज आपातकाल की 46वीं बरसी है और इस मुद्दे पर पीएम ने कांग्रेस पर प्रहार किया। कहा, काले अध्याय को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आपातकाल के काले दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साल 1975 से 1977 के दौरान हमारे देश ने देखा कि किस तरह से संस्थाओं का विध्वंस किया गया। आइए हम संकल्प लेते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और संविधान में तय किए गए मूल्यों के अनुसार रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है, क्योंकि आज आपातकाल की 46वीं बरसी है और आपातकाल पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए ये ट्वीट किया है और कहा कि इस काले अध्याय को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो वहीं राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के देश में बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने केंद्र से इस संबंध में 3 सवाल पूछे। राहुल ने ट्वीट के जरिए सवाल पूछते हुए लिखा
कि इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही। डेल्टा प्लस पर वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है और पूरी जानकारी कब मिलेगी। इसके अलावा एक और सवाल राहुल ने केंद्र सरकार से पूछा कि तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। मॉनसून की पहली बारिश से ही भरतपुर नगर निगम की पोल खुल गई। शहर के ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो गई हैं। क्या ये कूड़ा घर है? अरे ये तो सड़क पर नाला बह रहा है। अरे भाई ये कहाँ आ गए हम? हैरान मत होइए, ये भरतपुर नगर निगम की कारगुजारियां हैं जिसने शहर की बदसूरत तस्वीर बना दी है। दावे तो ऐसे बड़े बड़े कि आसमां को धरती पर ला देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस शहर को संवारने का जिम्मा नगर निगम पर है उसे बदसूरत बनाकर छोड़ दिया जाता है। मौसम की पहली बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल भी खोल दी है। हर गली हर मोहल्ले में नाला बहने लगा। शहर के मेन मार्केट से जामा मस्जिद इलाके में तो पानी दुकानों में भी घुस गया, वो भी तब जब निगम ने दावा किया था कि शहर के 80% नालों की सफाई हो चुकी है। लेकिन नालों की सफाई कितनी सफाई से की है ये तो कूड़े घर में तब्दील हो चुके नाले बखूबी बयां कर रहे हैं। नालों में गंदगी का अंबार है और नाले सड़क पर बहने लगे हैं। निगम की ऐसी सफाई व्यवस्था पर विपक्ष हमलावर है और धांधली का आरोप लगा रहा है। नगर निगम में सफाई के नाम पर लीपापोती। निगम कह रहा है सफाई हो चुकी है, लेकिन धरातल पर सफाई नहीं हुई है। इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कई नाले मैं बता सकता हूं शहर के जो गंदगी से भरे पड़े हैं। चलिए अब बात सरकारी नौकरी की बाट जो रहे अभ्यर्थियों की। सरकारी आदेश ने ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया, उनका भविष्य दांव पर है और अब वो सवाल कर रहे हैं कि हमको नौकरी कब देगी सरकार। असमंजस है भारी, अभ्यर्थियों की लाचारी, दर दर भटक रहे कर रहे सवाल, हमको नौकरी कब सरकार। जी हां, ऐसा ही कुछ हाल है टोंक जिले के इन बेरोजगारों का। एएनएम की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, नौकरी भी निकली है, लेकिन नौकरी मिलेगी कैसे, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। कभी इस अधिकारी को ज्ञापन तो कभी उस अधिकारी को ज्ञापन, लेकिन समाधान का भरोसा कोई नहीं दे रहा। उल्टे अपना हक मांगने पर डांट लगाई जा रही है। नहीं तो आप मेरे को ऐसा आदेश कैसे कर रहे हो कि 7 जून को निकला ना? हाँ तो हमने 3 लेटर लिख रखे हैं स्टेट में। नहीं तो आप आराम से तसल्ली से बात करना नहीं चाह रहे ना? संतुष्टि तो करो नहीं करना संतुष्ट। जब देखिए ज्ञापन भिजवा देंगे। सुना आपने, ये टोंक के सीएमएचओ हैं। जब ये लोग ज्ञापन देने पहुंचे तो सीएमएचओ साहब भड़क गए। भड़के क्यों, अब ये जान लीजिए। दरअसल कोविड हेल्थ सहायक यूटीबी भर्ती निकली है, जिसमें एएनएम को नियोजित किया जाना है। टोंक जिले में कोविड हेल्थ सहायक के 700 पद हैं, लेकिन सीएमएचओ कार्यालय से विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, जिससे एएनएम ट्रेनिंग कर चुकी अभ्यर्थियों में निराशा है। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर एडीएम और सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन किसी अधिकारी से उचित आश्वासन नहीं मिला। जब हम यहाँ आए तो हमें पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं दिया और हमसे थोड़ी अभद्रता से भी बात की कि कल की आई हुई लड़कियाँ हमें थोड़े ना सिखाएगी। हम सीएमएचओ साहब के पास गए और हमने ये संशोधित आदेश बताया और ज्ञापन की प्रतिलिपि सौंपी। उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। वो हमसे मतलब सही तरीके से उन्होंने कोई आश्वासन अभी तक हमको नहीं दिया है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में एक पेच भी है, जरा वो भी समझ लीजिए। सरकार ने कोविड हेल्थ सहायक यूटीबी की भर्ती निकाली। उस समय इस पद के लिए एएनएम एंटाइटल नहीं थी। विभाग ने पहले आदेश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए।
चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां।